नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। आज की कक्षा जो हम चर्चा करने वाले हैं, कक्षा कहो या उद्बोधन कहो, प्रवचन कहो, लेक्चर कहो, जो जिसको समझना है वो आप कह सकते हो, क्योंकि आज का विषय बच्चों से लेकर के, हालांकि ज़्यादातर गुजराती लोग अपने सुनने वाले होते हैं, बाबाથી લઈને બા સુધી બધા માટે આ કામનો વિષય છે, सबके लिए काम का विषय है। आज के इस विषय का नाम है, प्रस्तुत है, टैलेंट, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। टैलेंट का अर्थ क्या होता है? प्रतिभा। प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, और प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धता। अब हम किसको प्रॉपर्टी मानते हैं, किसको समृद्धता मानते हैं, किसको प्रतिभा मानते हैं, और वास्तव में टैलेंट होता क्या है, आज इसका पूरा अपन विस्तृत वर्णन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वास्तव में टैलेंट क्या होता है। हम सबको ये टैलेंट के नाम पर क्या दिखाई देता है, सभी लोगों को लग सकता है, क्योंकि सब पेरेंट्स है ज्यादातर यहाँ पर, और बच्चे भी है, और बच्चों को भी ऐसा ही लगता है। तो वास्तव में क्या है टैलेंट? माने बड़े दुख की बात है कि आप टैलेंट को नहीं समझते। क्या कहा? बड़े दुख की बात है कि आप टैलेंट को नहीं समझते। तो आप कहोगे पंडित जी हम तो बहुत समझते हैं टैलेंट, हम अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाना चाहते हैं, और टैलेंटेड बनाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। क्या करते हैं? बहुत कुछ। क्या करते हो? अगर ये टैलेंट जो हम आज पढ़ाने जाने वाले हैं, ये आदरणीय भाई साहब हमें बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब समय समय पर जहां भी बच्चों के ये हॉस्टल होते हैं वहां पर ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं। आज प्रथम बार मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखते हैं अपन कि टैलेंट क्या होता है। अगर टैलेंट को समझ जाए ये दुनिया, तो क्या होता है टैलेंट वो समझ जाए, आज उसकी अपन चर्चा करते हैं। माने आप ये कैसे मेजरमेंट करोगे, कैसे ये आप मेजर कर सकते हो कि हम टैलेंटेड हैं। आपको क्या लगता है हम टैलेंटेड है, कैसे मेजर करोगे? कि बच्चों की अगर बात करें तो मेरे बेटे को मैंने ड्राइंग क्लास लगा दी है, वो ड्राइंग सीख रहा है, मेरा बेटा सिंगिंग सीख रहा है, मेरा बेटा कराटे क्लास जाता है, मेरा बेटा पोएट्री लिखता है, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा वो करता है, उसको तो हम स्विमिंग कराते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में जोड़ते हैं। हम अपने बच्चे को टैलेंटेड बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, आप बनाना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति क्या सोचता है पता है आपको? हर माता पिता क्या सोचते हैं कि हर माता पिता, हर व्यक्ति ऐसा सोचते हैं हम टैलेंटेड हैं। क्या सोचते हैं? हम टैलेंटेड हैं। पर जिसे आप टैलेंट समझ रहे हो उसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस। क्या है उसका नाम? ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप टैलेंटेड हो तो आपको सीखना क्या बाकी रहा? जब पहले से ही टैलेंटेड हो तो सीखना क्या बाकी रहा? मैंने टैलेंट के बारे में सबसे ज्यादा जो भ्रम होता है वो काय का होता है? इंफॉर्मेटिव नॉलेज का। क्या होता है? इंफॉर्मेटिव नॉलेज। ये सबसे पहला भ्रम है टैलेंट के बारे में, कि बहुत सारा अपन क्या क्या करते हैं, मेमोरी पावर जिसके पास ज्यादा हो, बहुत सारा रट लेता हो, बहुत सारा याद कर लेता हो। बच्चे को अपन कहते हैं कि बेटा याद कर, पढ़ कर के इतना याद कर कि तेरा पहला नंबर आना चाहिए, तू सब बच्चों में होशियार होना चाहिए। तो बेटा पढ़ते जाता है, पढ़ते जाता है, उसके आंखों के चश्मे के नंबर भी बढ़ते जाते हैं, और वहां वो पढ़ता जाता है। स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो पढ़ता जाता है। मैंने पढ़ पढ़ के लोग बोलते हैं पढ़ाकू हो गया, लेकिन जिसको अपन थोड़ा सरल अपन करें कि पढ़ तो जाते हैं बच्चे, लेकिन टैलेंट नहीं आता। क्या कह रहे हैं? बच्चे पढ़ तो जाते हैं पढ़ाई करके और सब चीज सीख तो जाते हैं, लेकिन टैलेंट नहीं आता। तो टैलेंट क्या है? यहाँ पर दिख रहा होगा प्रतिभा। तो पढ़ते हैं पर टैलेंट नहीं आता, जिसको अपन गुजराती में कहे भण्यो पण गण्यो नहीं। क्या कहा? भण्यो पण गण्यो नहीं, मैंने पढ़ लिख करके इतना तो किया, लेकिन लाइफ में तेरे कुछ काम नहीं आ रहा है, लाइफ में तू कुछ कर नहीं पा रहा है, इसका मतलब तेरे में वो टैलेंट अब तक डेवलप नहीं हुआ। मैंने आप बता सकते हो किसको आप टैलेंटेड कहोगे? जैसे यहाँ पर कार्यक्रम अपना हो रहा है, इस कार्यक्रम में एक बच्चा
हालांकि एक दृष्टांत देते, एक बच्चा 1 लाख फोन नंबर यहां पर आकर मंच पर आकर के सुना दे, आप किसका भी नंबर पूछो, प्रधानमंत्री का पूछो, नरेंद्र मोदी का पूछो, किसका भी पूछो, उसको सारे नंबर याद है। चलो नंबर तो ठीक है, आप लोगों को नंबर से तो ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर कोई बच्चा आके 5 परमागम की, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचासी का अष्टपाहुड़, 5 परमागम की सारी गाथाएं कहीं से भी पूछे कि भाई ये गाथा बोलो, नियम सार की गाथा बोलो, समय सार की गाथा बोलो, वो भी प्राकृत में सुना दे, तो आप लोग क्या कहोगे उसे? बताओ, आप लोग कहोगे क्या? आपके एक्सप्रेशन आने चाहिए मुझे, आप लोग क्या कहोगे कि ये बच्चा टैलेंटेड है, और दूसरा क्या कहोगे, किसका लड़का है, कहाँ का है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत मगज अच्छा है इसका, सारी गाथाएं याद है, 5 परमागम याद है। तो अपन टैलेंट किसको कहते हैं? मेमोरी पावर को। किसको टैलेंट कहते हैं अपन? कि जिसका मेमोरी पावर अच्छा है, जिसको बहुत याद रहता है, इस मेमोरी पावर के बल पर अपन टैलेंट कहते हैं कि इसके पास बहुत सारा टैलेंट है। तो ये वास्तव में टैलेंट है क्या? ये मेमोरी पावर जो होता है, दिमाग बहुत तेज है, तो इसको अपन टैलेंट कहते हैं। लेकिन मेमोरी पावर अलग है और टैलेंट अलग है। क्या कहा? मेमोरी पावर है वो अलग है और ये टैलेंट अलग है। क्यों? कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी पावर होता है। कंप्यूटर के अंदर आप जितना डेटा डालोगे, आपको तो खाली बस सर्च मारना है, फाइंड मारना है, वो तुरंत अपना जवाब देकर के बता देगा ये फाइल इधर है, इस फाइल में ऐसा है। और तो और आपको मोबाइल के अंदर ऐसा फैसिलिटी है कि आप बोलोगे और मोबाइल टाइप कर लेगा, कि इतनी एक्टिविटीज तो इस जड़ उद्गल द्रव्यों के अंदर भी देखी जाती है। तो क्या ये टैलेंट है? कंप्यूटर जो मेमोरी पावर दिखाता है, इतना 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 डेटा, क्या ये टैलेंट है? जैसे उन सब में टैलेंट नहीं है, वैसे ही जिसको आप टैलेंट कहते हो, मेमोरी पावर कहते हो, वो टैलेंट नहीं है। क्योंकि आप बच्चों, यहाँ पर अपने चैतन्यार्थी बच्चे भी है, क्योंकि आप बच्चों को अध्ययन काल आपका चल रहा है, आपके माता पिता जो भी कह रहे हो उसी को टैलेंट आप मान लेते हो। क्यों? उनने टैलेंट कहा कि ऐसा करने से टैलेंट होता है, तो अपन ने भी टैलेंट मान लिया। माने सारा जगत जिसे टैलेंट मानता है, उससे समझदार लोग तो टैलेंट नहीं मानते। समझ बात? क्योंकि इनमें से चैतन्यार्थी जितने भी है, उसमें से हो सकता है कुछ शास्त्री भी करेंगे, और आप इतने जल्दी किसी से प्रभावित हो जाओगे कि किसी ने 10-25 ग्रंथ सुना दिए, 50 प्रश्नों के जवाब दे दिए, तो आप उसको टैलेंटेड समझोगे, और फिर आप क्या करोगे? ताली भी बजाओगे, कितना अच्छा क्षोभम है, कितना याद रहता है, कितना ये करते हैं, कितनी इनके अंदर कला है। तो अपन बाहरी कला को ही टैलेंट समझते हैं, लेकिन असली टैलेंट वो नहीं है। क्या कह रहे हैं? असली टैलेंट वो चीज ही नहीं है जिसको आप टैलेंट कह रहे हो। यदि आपको टैलेंटेड बनना है, पहले तो मैं देखना चाहूंगा आप लोगों को टैलेंटेड बनना है कि नहीं बनना है। आप लोग थंब दिखाएंगे। मैं जब भी क्लास लेता हूं तो मेरा एक ऐसा रहता है कि कोई भी चीज पूछनी हो तो थंब दिखाना। तो बताओ आपको टैलेंटेड बनना है कि नहीं बनना है? और जितने लोग थंब नहीं दिखा रहे, इसका मतलब आपको डब्बू रहना है। आपको टैलेंटेड बनना है ना, टैलेंटेड। तो अब टैलेंटेड कैसे बना जाता है ये सीखिए आप, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना, बुकिश नॉलेज है, हमने बहुत कुछ याद कर दिया, मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो गया, इसको टैलेंट कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो टैलेंट है ही नहीं। यदि आपको टैलेंटेड बनना है तो इंफॉर्मेटिव नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्षोभम ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं मोक्ष मार्ग की बात कहूं तो मोक्ष मार्ग में क्षोभम ज्ञान की कीमत नहीं है, आत्मज्ञान की कीमत है। क्या कहा? ये तो कोई को लगेगा ये अपनी चैतन्य धाम की शिविर में ये टैलेंट टैलेंट की क्या बात कर रहे हैं, भगवान आत्मा की बात करो। अरे इसी मैं बात बताऊं, जो भगवान आत्मा बोलते हैं वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन भगवान आत्मा का जो अनुभव करते हैं वो टैलेंटेड है। स्वाध्याय करते हैं, रीडिंग करते हैं। मैंने भी कल अभी शतावशिक की क्लास ली थी, वहां रीडिंग और स्टडी का अंदर बताया। रीडिंग करते जाते हैं सालों साल से, वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन रीडिंग करके जो उस ग्रंथों के अंदर भगवान आत्मा बताया है वैसा ही अनुभव करते, वो टैलेंटेड है। पढ़ना सुनना ये टैलेंट नहीं है कि हम तो बहुत सुनते हैं, याद करते हैं, छेड़ाला का भी पेपर दे दिया, समय सार का भी दे दिया, इनको तो बहुत आता है। ये तो प्रवचन के अंदर पहली पंक्ति में बैठते हैं। पहली पंक्ति में बैठना टैलेंट नहीं है, अंतिम पंक्ति में भले ही बैठा हो लेकिन आत्मा का अनुभव करे, वो टैलेंट है। माने 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, वो टैलेंटेड नहीं है। क्या कह रहे हैं? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, वो टैलेंटेड नहीं है। लेकिन शिवभूति मुनिराज जिसने तुस मास भिन्न करके आत्मा का अनुभव कर लिया, वो मुनिराज टैलेंटेड है। अभी तो स्वाध्यायी लोगों को भी थोड़ी सी हमारी ट्रेन में चढ़ गए होंगे इस टैलेंट वाली गाड़ी के अंदर, नहीं तो उनको लगा ये क्या पढ़ा रहे, टैलेंट टैलेंट कर रहे, क्या कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए भी उपयोगी बात बताऊंगा मैं इसके अंदर, सबके लिए बात आएगी, सबका नंबर आएगा। क्या कह रहे हैं?
कोई ऐसा मत कहना मेरा नंबर कब आएगा, सबका नंबर आएगा, सबके लिए बात आएगी। जो हमने शुरू में कहा है, बाबा थी लेने बासुरी बद्धा माटे वाच। तो अपन करते हैं, यदि आपको टैलेंटेड बनना है तो इंफॉर्मेशन इकट्ठा मत करिए, फलाने ग्रंथ में कहा लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या बात आई, उसको इंफॉर्मेशन मत करिए। चलो आपके पास हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज हो तो कोई बात नहीं, लेकिन टैलेंट बढ़ाने की कोशिश करिए। माने मैं आपको बताऊं, डिग्रियां इकट्ठे करते जाते हैं, एमए कर लिया, फिर पीएचडी कर लिया, फलानी डिग्री कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हम क्या करते हैं, डिग्रियां इकट्ठा करते हैं लेकिन टैलेंटेड नहीं बनते। क्या कहा, हम डिग्रियां इकट्ठा करते हैं लेकिन टैलेंटेड नहीं बनते। अब टैलेंटेड नहीं बनते तो क्या होता है कि आपको फिर डिप्रेशन होता है। क्या होता है, डिप्रेशन होता है। कैसा डिप्रेशन होता है, मैंने देखो डिग्रियों से यदि टैलेंट का नाप होता तो डिग्री वाले तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े आपके जो लगते हैं ना ये फिल्म स्टार लोग, इतने इतने उसके फैन फॉलोवर है, इतने इतने उनके चाहने वाले हैं, उनके पास पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन ये टैलेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा तीन सब्जेक्ट पे बोलना है, टैलेंट, प्रॉपर्टी और प्रॉस्पर्टी। तो ये जो बाहर में आप इकट्ठा करते हो गाड़ी बंगला वाड़ी लाड़ी, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अभी उसको भी मैं प्रॉपर्टी पे भी जाऊंगा। तो ये बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं। अगर आपको क्या लगता है सुशांत सिंह कैसा था, सुशांत सिंह कैसा था, टैलेंटेड था कि नहीं था, अच्छा एक्टर था कि नहीं था, टैलेंटेड था कि नहीं था। कि टैलेंट उसको कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स के काल में समाधान खोज ले, उसको कहते हैं टैलेंटेड। उसने आत्महत्या क्यों की, क्योंकि प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम के काल में वो सूझा नहीं तो आत्महत्या कर ली। तो उसको हम टैलेंटेड नहीं करते, जो आत्महत्या करते उसको टैलेंटेड नहीं करते। अब क्यों कर रहे वो, क्या कारण है, यदि वो टैलेंटेड होते तो डिप्रेशन में नहीं होते। आजकल लड़कियां क्यों डिप्रेशन में है, लड़के क्यों डिप्रेशन में है, माने यहां पर आपको टैलेंट को समझना है, असली टैलेंट क्या होता है। कोई अच्छा भजन गा ले, कोई अच्छी कोई कला दिखा दे, कोई कुछ दिखा दे। अब मैं आपको बताऊं, कई लोगों को ये देख करके भी लगता होगा ये पंडित जी ये बार बार में कभी कुछ ये कैसे बदल लेते हैं। अब ये भी टैलेंट नहीं है, ये तो कोई को लगेगा बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाने की स्टाइल ऐसी है। कई लोगों को लगता है, कई लोग पूछते हैं अरे भैया ये टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो क्या है कि अपने को बोलने का ही विकल्प ना आए, स्वरूप में निमग्न होकर के मोक्ष में चले जाए, ये वास्तव में टैलेंटेड है। लेकिन क्या करें, निचली भूमिका में ऐसा भाव आता है, करने का समझाने का सब विकल्प आता है। मैंने आपको क्या बताया कि टैलेंट के नाम पर अपन कहां कहां दौड़ लगा रहे हैं, टैलेंट किसको समझ रहे हैं, वास्तव में टैलेंट है कहाँ, हम खड़े कहां पर है। मैंने धरातल पर खड़े होकर के अपन विचार करें, अपन को लगता है कि जो आकाश के अंदर अंतरिक्ष में उड़ान भरता है, अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है, इसका नाम है टैलेंट। कि वो आकाश में चला गया, चांद पे चला गया, क्या बात है, हम तो घर में ही बैठे, वो चांद पे चला गया, उसको अपन टैलेंट करते हैं। माने आपको लगता है कि कोई अच्छा लेखन कार्य करता हो, कोई अच्छा राइटर हो, कोई अच्छा फाइटर हो, कुछ भी हो, आपको वो टैलेंटेड लगते हैं, लेकिन वो टैलेंट वास्तव में टैलेंट है ही नहीं जिसको हम टैलेंट समझते हैं। और फिर हमको लगता है हम तो भाई ऐसे ही खड़े हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो ये भी टैलेंट है, इनके पास तो वो भी टैलेंट है। लेकिन हमारे पास क्या टैलेंट है ये हमें पता नहीं होता, हम कभी देखते ही नहीं कि हमारे पास भी टैलेंट है। क्यों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। ये लौकिक दृष्टि से कहता हूं कि कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस आप उस टैलेंट को पहचानो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे के टैलेंट को देखते हैं कि दूसरे का टैलेंट बहुत बढ़िया है, इसके पास ये है। अगर कोई अभी भक्ति चल रही थी, कोई अच्छा भजन गाए तो आपको क्या लगता है, भजन गाए तो आपको क्या लगता है, मैं भी ये भजन गाऊंगा। जिसको गाने का शौक होता है उसको लगता है मैं भी ये भजन गाऊंगा, मैं भी ये करूंगा। क्यों, इस भजन से बहुत ताली पड़ी थी, इस भजन से लोग बहुत झूमे थे, तो मैं भी ये गाऊंगा। जिसको मैंने आपको ऐसा नहीं है, किसी का कोई भी विधा आप देख लो तो आपको वैसा करने का भाव आता है। क्यों आता है, अब दूसरे के बाहरी कला पे या इस पे रीझ जाते हो। अरे रीझना है तो अपने आत्मा पे रीझो, ये टैलेंट है। बाहरी जगत के ऊपर रीझना, कलाओं पे रीझना, ये टैलेंट नहीं है। अब अपन और देखते हैं कि ये टैलेंट है क्या, क्योंकि टैलेंट के नाम पर दुनिया के अंदर आप देखो, बड़े बड़े डॉक्टर को हो, बड़े बड़े डॉक्टर को हो, राइटर को हो, वो सारे टैलेंटेड लगते हैं। मैंने समझदारी अपने में इसलिए नहीं, मैंने जितनी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने टैलेंट को अपन कैसे नापेंगे और टैलेंट के को कैसे बढ़ाएंगे। देखो क्या बात बताई, टैलेंट अपने पास कौन सा है, उसको कैसे नापेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कोई देखो किसी इंजीनियर को देख करके होता है कि मेरे को भी इंजीनियर बनना है, कभी डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर बनना है, कभी सिंगर को देखते हैं तो सिंगर बनना है।
माने हर व्यक्ति को किसी ना किसी को देख करके प्रभावित होते हैं, हमको ऐसा बनना है। होता है कि नहीं होता, आप पहले बताओ। किसी को भी देख करके, किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर, अरे इनका अच्छा पैकेज है, 12 लाख का पैकेज है, 50 लाख का पैकेज है, मेरे बेटे को भी यही पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? क्यों पढ़ाएंगे? कि मेरे बेटे का भी ऐसा पैकेज बनेगा, मेरे बेटे को भी ऐसा होगा। देखो पहले ऐसी होड़ लगती थी कि सारे लोग वकील बन रहे थे, तो वकील की होड़ में लगे, तो फिर अब देखोगे जब कोर्ट के बाहर जाकर के, तो वकील ऐसे पूछते, भैया कुछ नोटरी कराना है क्या, कुछ काम कराना है तो बोलो। माने ऐसे उन वकीलों को पूछना पड़ता है, क्योंकि वकीलों की भरमार हो गई। फिर ऐसे सीए हो गए, फिर ऐसे डॉक्टर हो गए। माने डिग्रियों से टैलेंट नहीं आता। अब कितनी डिग्रियां इकट्ठा कर दो, पर उससे टैलेंट नहीं आता। तो जो हमने पहला पॉइंट हमने लिया कि प्रतिभा जो होती है, टैलेंट होता है, वो क्षयोक्षम ज्ञान पर आधारित नहीं है, बुकिश नॉलेज पर आधारित नहीं है। माने वर्तमान में टैलेंट रेट डाउन हो रहा है और डिग्रियां बढ़ रही। क्या कहा? वर्तमान में टैलेंट रेट डाउन हो रहा है और डिग्रियां बढ़ रही है। जिनको हम कहते हैं कम पढ़ी लिखी है, गांव के व्यक्ति है, उनको कुछ ज्यादा आता नहीं ऐसा लगता है, लेकिन वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज्यादा काम जानते हैं। माने इंजीनियर जरा सा पढ़ के आया हो, उसको एक कहो पंप फिट करना है, अब पंप फिट करना पास आउट को आता नहीं है, और गांव में कोई दद्दा है, पुराने काम करने वाले, वो कर लेंगे। क्यों? टैलेंट है ना। अब देखते हो वो पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी ये काम कर लेता है कि टैलेंटेड है। अब बच्चों को एक पुस्तक पढ़नी चाहिए जिसका नाम है शिक्षा मंथन। क्या नाम है? शिक्षा मंथन। एक गुजरात में राजकोट से छपी है किताब, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, ये सचिन जी को दे दूंगा। वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि आजकल की शिक्षा कहाँ जा रही है। अब मैं वो विषय में नहीं जाऊंगा क्योंकि शिक्षा का विषय भी बहुत बड़ा है। माने जिनको ये लगता है हम बुक के आधार पर या जनरल नॉलेज के आधार पर पढ़ लिख करके बहुत कुछ बन जाएंगे, वो आपकी बड़ी मिस्टेक है। माने आपको लगता है हम कोचिंग के आधार पर बहुत अच्छा स्कोरिंग कर लेंगे, अच्छे नंबर ला देंगे कोचिंग के आधार पर, तो आप बड़े बड़े कोचिंग में जाते हो। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब स्कूल कॉलेज में आप पढ़ने जाते हो, वहां हाफ माइंड हाफ मूड से सुनते हो। क्यों? अरे हम कोचिंग में पढ़ लेंगे, अभी तो मस्ती करो। तो कॉलेज में स्कूल में बंक मारेंगे, पढ़ेंगे नहीं, और वहां सोचेंगे कोचिंग में कर लेंगे। अब कोचिंग में भी क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे सर आईएमपी तो दे देते हैं, पूरा अपने को मिल जाता है कि किस कहां कहां से पेपर आएगा, तो अब क्या करना, तो कोचिंग में भी बच्चा नहीं पढ़ता। अब फिर एग्जाम के दिन देखो कितनी कितनी हालत खराब होती है। तो ये टैलेंटेड का लक्षण नहीं है। और भी आपको बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो ये टैलेंट नहीं है, आप कितने घंटे में याद कर लेते हो वो टैलेंट है। ये लौकिक दृष्टि से कितना कितना होता है, क्या होता है, अभी घंटों पढ़ रहे हैं तो ये टैलेंट थोड़ी ना है घंटों। अब क्या मैंने आपको कहूंगा, हार्ड वर्क मत करो, घंटों घंटों पढ़ने का हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। क्या कहा? कोई भी काम करो तो स्मार्ट वर्क करो। अब ये स्मार्ट वर्क को समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप देख लेना हार्ड वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है, फिर कभी पूछ लेना, आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों को ये कोचिंग जो होती है वो डिसेबल बनाती है, टैलेंटेड नहीं बनाती। क्योंकि वो आधार बन जाता ना कि भाई चलो कोचिंग में हो जाएगा ऐसा करके आधार बन जाता, तो टैलेंटेड नहीं बनाती। अब टैलेंट वास्तव में है क्या? कि टैलेंट वह सच्ची योग्यता है जो प्रयोजनभूत लक्ष्य की पहचान कराकर उसे निर्विघ्न प्राप्ति की कला सिखाता है। क्या कहा? वो सच्ची योग्यता जो प्रयोजनभूत लक्ष्य, ये प्रयोजनभूत जो अपनी बात आती है ना, जीवादि प्रयोजनभूत तत्व, यहां पर भी ये बात लगेगी कि ये प्रयोजनभूत तत्व अध्यात्म में भी घटेगा और लौकिक में भी घटेगा। आपका प्रयोजनभूत क्या है, आपके लाइफ का गोल क्या है, आपको क्या करना है। जब तक आपके लाइफ का गोल नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको डिप्रेशन होगा, दुखी होंगे आप, क्योंकि लाइफ का आपका गोल ही नहीं है, कुछ काम करना ही नहीं। देखो लॉकडाउन में घर में बैठे हो, बाहर जाना ही नहीं, अब आपका गोल क्या है? बस टीवी देखो, 2 टाइम प्रवचन आते हो, 2 टाइम प्रवचन सुनो, सो खाओ पियो, बस रहो। तो ऐसा अपने को लगता है, ये हमारा गोल ही निश्चित नहीं है, तो फिर हम जहां पहले थे वही खड़े रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमारे जीवन में जब तक लक्ष्य नहीं होगा कुछ प्राप्त करने का, तब हमारा कुछ नहीं होगा। सब जीव चाहते हैं हमको सुखी होना है, हैप्पी लाइफ, सबका ये गोल है, सब जीव सुखी होना चाहते हैं। लेकिन सुखी कैसे होंगे? एक व्यक्ति मैंने बड़ा आईएएस बन गया, अब करोड़ों अरबों रुपए कमाने की उसको धुन चढ़ गई, अब 24 घंटा बिजी, अब 24 घंटा बिजी, और होना क्या चाहता है? सुखी होना है हमको। अब सुखी कैसे होंगे? अब जिसकी जो आउट ऑफ स्टेशन जाने वाली जॉब होती है या वर्क होता है, अब महीने में 15-20 दिन 25 दिन तो बाहर रहते हैं, अब आकर के फिर काम रहता है तो समय दे नहीं पाते। अब ऐसी जॉब से क्या करना बताओ? मैंने क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? मैंने बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे देखो, उनके जीवन में क्या दिख रहा है? क्योंकि वो बच्चों को समय नहीं दे पाते, माता पिता को टाइम नहीं है बच्चों बच्चों के लिए। माने दोनों जन कमाने वाले हो तो भगवान ही मालिक है,
माने घर तबाह हो रहे, माने एकदम माने कहे तो निश्चित प्रयोजन भूत लक्ष्य को उन्होंने पहचाना नहीं है कि जिससे अपने को सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे अपने को संतोष मिले। हम धन क्यों कमाते हैं? सेटिस्फेक्शन के लिए, आराम के लिए। माने अ सेटिस्फाइड लाइफ इज अ बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ, कि अपने को संतोष होना चाहिए किसी भी चीज में, अपने को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्यों अपने को और क्यों चाहिए? क्योंकि अपने को संतोष नहीं है। संतोष व धन जिसके पास हो वो व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा सुखी रहेगा। और वो संतोष कैसे आएगा? माने जिसका मनी माइंड होगा ना, पैसा कमाना ही जिसका लक्ष्य होगा, वो मनी माइंड वाले को संतोष कभी आ नहीं सकता, वो दुखी ही रहेगा, डिप्रेशन भी रहेगा। माने जापान में डिप्रेशन का रेट सबसे ज्यादा है और ईमानदारी का रेट भी टॉप पर है, दोनों में टॉप पर है। लेकिन क्या होता है कि वहां के लोगों में कहो या यहाँ के लोगों में कहो, डिसीजन मेकिंग की कमी है। डिसीजन मेकिंग समझते हो? निर्णयात्मक क्षमता, कि निर्णय कर नहीं पाते कब क्या करना। माने एक कलेक्टर को सब्जी खरीदना नहीं आता। आप लोगों में से भी कई लोग होंगे सब्जी खरीदना नहीं आता कैसी क्या होती है, गाड़ी में बैठते हैं 1 किलो सफरजन पैक कर देना, अब देखा भी नहीं कैसा था क्या था, बासी है अच्छा है कुछ देखता नहीं। माने डिसीजन मेकिंग नहीं आता, निर्णय करना नहीं आता। माने कपड़े खरीदना नहीं आता, जो डे टू डे लाइफ में जरूरी है वो काम तो आता ही नहीं है। कमाना आता है लेकिन उसको खर्च करना नहीं आता, तो वो टैलेंटेड कैसे हो सकता है? माने 5 रुपए का नींबू आपको महंगा लगता है, लेकिन 1 लीटर का पानी जो आप बाजार में से बिस्लरी की और ये तमाम बोतलें खरीदते हो, उसकी लागत मूल्य उतनी है नहीं और इतने में खरीद लेते हो, वो पानी आपको वैसा लगता नहीं। और भी जो आप कोका कोला और ये सब चीजें पीते हो, पेप्सी पीते हो, माजा पीते हो, जो कुछ भी पीते हो, नहीं पीते हो अच्छी बात है, पाठशाला में पढ़ते हो, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कुछ भी काम का वो नहीं है। मैं आपको बताऊं मेरे जीवन की घटना, कि होता क्या है कि अपन नई नई चीजें दुनिया में आती है, जिज्ञासा होती है, हमको भी ऐसा करना है, हमको भी खाना है पीना है। एक जमाने में मतलब हमारे टाइम पे जब मैं छोटा था, शिविर में आता था, इस तरह आपके इसी शिविर में मैं आता था, बाल शिविर में। तो उस टाइम की बात है, एक चीज आई थी बाजार में, फ्लॉट करके बोलते हैं इसको। फ्लॉट, फ्लॉट क्या होता है पता है? उसके अंदर कोका कोला या पेप्सी का इस तरह का होता था पानी, ये लिम्का वगैरह ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होता था, उसके अंदर एक वेनिला आइसक्रीम डाल दिया। अब उसकी लागत कितनी पड़ती पता है? 15 रुपए, और वो बाजार में बिकता था कितने का? 50 रुपए। मैंने बोला ये बाजार से 5 रुपए का आइसक्रीम खरीदो, 10 रुपए का कोका कोला लो, बन गया 15 रुपए का, कोई लेना मत। नहीं तो कोई कहेगा पंडित जी ने तो आइडिया बताया ऐसा करो ये करो, ये बात नहीं है। लेकिन देखो दुनिया में ठगने वाले बहुत तैयार है और आप भी ठगने के लिए तैयार हो। मैंने अपने को डिसीजन मेकिंग नहीं आता, निर्णय करना नहीं आता कि क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक। मैं मेरे जीवन का बताऊं, मुझे भी फिल्मों में एक्टिंग वगैरह करने का पहले बहुत शौक था, मुझे फिल्मों में जाने का एक बहुत क्रेज था कि मुझे एक्टर बनना है, ये करना है, बहुत था। मतलब बचपन में बहुत इसका होता था, मैंने मॉडलिंग भी की, मैंने सब कुछ उसमें ट्राई किया और सब तरह से, पर घर से और बाकी सब वैसा हुआ नहीं। अब जो होना होती है, आज स्वाध्याय कर रहे करा रहे, जिसके जीवन में जो होना होता है। लेकिन वो एक्टिंग करने का मुझे क्रेज था, सब इस तरह का था। लेकिन वहां पर भी मैं आपको बताऊं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा दो तो आपको रोल मिल जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 25,000 दो तो ये हो जाएगा। अब कई लड़के कई लोग कहीं पर भी इस तरह के आजकल फेक चलते हैं, वहां पर कहते हैं कि 25,000 रुपया दो तो हो जाएगा, और अपने को वहां पर कहेंगे नहीं नहीं हम सोच के बताएंगे। बोले सोचने का टाइम नहीं है, आप अगर अभी पे करते हो तो आपको काम होगा, नहीं तो फिर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब इंसान सोच नहीं पाता क्योंकि उनका काम यही है, अभी के अभी अगर आप पे करोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपका माना जाएगा, नहीं तो ज्यादा देना पड़ेगा। ये उन लोगों की पूरी ट्रिक होती है। मैंने एक सच्ची घटना एक साधर्मी की घटित हुई, उनको बार बार फोन आ रहे थे या मैसेज आ रहे थे कि आपको फ्री डिनर देंगे, फ्री डिनर देंगे। तो हुआ यूं कि उनने एक बार सोचा कि चलो फ्री डिनर दे रहे तो अपन हो आते हैं। तो एक बार वो शाम के टाइम पे डिनर करने गए, वो साधर्मी, और डिनर करने के बहाने जिस व्यक्ति ने वहां पर बुलाया था, उनने कहा और क्या करते हो क्या नहीं, पूरा जानकारी ले ली, डिटेल ले ली। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी एक स्कीम चलती है, उस स्कीम में ऐसा होता है कि आपको विदेश यात्रा और यहाँ पर भी रिसोर्ट वगैरह में कहीं जाना है तो कितने कम दामों में आपको वहां पर जाने मिलेगा, और इस तरह का मतलब पूरा स्कीम बता दिया। और कुछ 1.5-2 लाख का पैकेज बताया। उनने सोचा कि दुबई घूमने मिलेगा, यहाँ घूमने मिलेगा, वहां घूमने मिलेगा। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि हम कल बताएंगे, सोच के बताएंगे, फिर जमा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, अभी आपको निर्णय करना पड़ेगा, यदि आप इस होटल के बाहर कदम रख लिए तो ये स्कीम आपके लिए लागू नहीं पड़ेगा। अब उनने सोचा, 4-5 लोग थे, विचार किया क्या करे क्या नहीं करे, और उनने निर्णय ले लिया और 1 लाख रुपए ट्रांसफर भी करा दिए। ये ऐसा करना मत, कोई अगर आपको कहे निर्णय क्यों, अगर उनको करना ही है, काम बेचना ही है, कोई स्कीम बेचना है तो बाद में ले लेंगे। लेकिन अपने को डिसीजन मेकिंग की जो कमी होती है उस कारण से ठगा जाते हैं। 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए,
अब फिर गए, अब धक्के खाते हैं लेकिन मिलते नहीं। क्यों? डिसीजन मेकिंग की कमी। ये निर्णयात्मक कमी अगर होगी तो सम्यक दर्शन भी नहीं कर पाओगे। आत्मा हो के शरीर हो, चलो अभी करेंगे बाद में करेंगे, अभी तो थोड़ा सा ये कर ले वो कर ले, तो सम्यक दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। जिसको डिसीजन मेकिंग की कमी होती है, निर्णयात्मक क्षमता नहीं होती, वो काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो निर्णय हमारा नहीं होता, इस कारण से नहीं होता। मैं आपको एक दृष्टांत और देता हूं। एक कुचामल सेठ जी हुए दिल्ली के अंदर, जब लगभग 50-60 साल 100 साल पुरानी घटना हो सकती है। दिल्ली का जो लाल मंदिर है, उस लाल मंदिर के पीछे वो उनका गृह चैत्यालय था, घर भी था। अब हुआ क्या कि वहां पर दंगे हो गए और डाकू वगैरह आ गए या लूटपाट करने वाले आ गए। अब उन्होंने सोचा कि अभी मेरे पूजा का टाइम हो रहा है, सवेरे सवेरे भगवान की पूजा करते, अब ये आ गए तो क्या करें। तो सेठ जी ने सोचा कि पूजा बड़ी है, अब मैं पूजा करने जाऊंगा और फिर ये सब लूटने आएंगे तो क्या करेंगे। तो सेठ जी ने सोचा, जैसा उन्होंने सोचा वैसे ही किया। तिजोरी से सारा सोना चांदी रुपया जेवर निकाला, बाहर एक चद्दर बिछाई आंगन में और सारा वहां पर ला करके रख दिया। और सेठ जी पूजा कर रहे, जय जय नाथ परम गुरु, पूजा कर रहे। और वहां पर लूटने वाले आए और सेठ जी का देखा ये तो पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा सामान उठाया और सरदार को बोला, सरदार लो लूट के आ गए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले एक सेठ जी पूजा कर रहे थे जैन मंदिर के अंदर और सारा सामान पहले से ही ला करके रखा था। अरे तुमको लूटने के लिए धर्मात्मा का ही मिला, जाओ वापस रख करके आओ। और सारा सामान वहां पर रखा और 2 लोगों को निगरानी करने के लिए रख लिया सेठ जी के यहाँ पे। और फिर बोला कि कोई दूसरा ना लूट जाए उसका ध्यान रखो। पूजा करने के बाद सरदार आया कि आपने ये धन वैभव ये सब बाहर क्यों रखा? कि भाई आपको जो चाहिए था वो आपके लिए रखा, हम नहीं चाहते थे कि आप हमारे जिन मंदिर में आकर के कोई अनादर करो, वहां पर हमारी पूजा चल रही है उसमें कोई विघ्न करो, बाधा करो। बोले आप तलवार की नोक पर ये लेना चाहते थे, हम तो भक्ति की धार पर दे रहे आपको, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और आप लोग माने उस टाइम पे ये डिसीजन, अगर आपको कोई लूटने के लिए आए तो क्या करोगे? जान चली जाए लेकिन चाबी नहीं देंगे। डिसीजन मेकिंग माने धन गया तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन जान चली गई तो। मनुष्य भाव जो अपने को मिला है, नरदेव मानव का मिला है, ये अपने को तत्व ज्ञान का सब मिला है अवसर, ये चला जाएगा। समझ में आ रही की बात? तो डिसीजन मेकिंग पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर काम के लिए। ये समझना चाहिए अपने को कि जब डिसीजन अपन सीख जाएंगे तो हर काम के लिए अपना डिसीजन इस तरह से होता जाएगा और उससे अपने को ही आनंद होगा। ये टैलेंट है अपना और वही ज्ञान का प्रकाश करेगा। और आपको बताते हैं ये टैलेंट के अंदर कि भाई आपने देखा होगा, इनको जानते हो आप लोग, इनको जानते हो, किसी ये लोग को जानते हो? अब इन्होंने जो आपको पहला चित्र दिख रहा है, इन्होंने 200 करोड़ की शादी करी। कितने? 200 करोड़ की है ना, 200 करोड़ की होगी। अब 200 करोड़ की शादी की विराट कोहली ने। अब बताओ एक भी फोटो किसी ने उनके माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए देखा? दूसरे फोटो वाले को कभी किसी मैंने दूसरे फोटो जिसका है उसको कभी अपनी मम्मी पापा के साथ मीडिया में देखा? मतलब जिनके अपन फैन फॉलोअर बनते हैं उनके पास परिवार कहो, जिस मैंने प्रॉपर्टी तो बहुत है लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, परिवार की समृद्धता नहीं है। और उनको हम आदर्श बनाते हैं। माने हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे जीवन का गोल क्या है। हम एनालिसिस नहीं करते, और एनालिसिस नहीं करते तो क्या होता है कि यही होता है जो सुशांत सिंह ने किया, और भी लोग ऐसे करते हैं। माने धन वैभव को, उसको प्रॉपर्टी को वास्तव में वो प्रॉपर्टी समझते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। लेकिन असली प्रॉपर्टी हमारी क्या है उसको भी अपन देखते हैं। माने ये पूरा देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, 10 लाख की आपको नौकरी कोई दे, लोगों की नहीं लोगे 10 लाख की पर मंथ 10 लाख, लेकिन 18 घंटे काम करना है पर डे। बोलो क्या करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? अरे कर लेंगे, 10 लाख मिल रहे हैं 18 घंटे। अब 18 घंटे आप काम करोगे तो क्या होगा? रॉबर्ट की तरह काम करते रहोगे, पैसा कमाते रहोगे। अब आपका जो भी काम होगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। अब आपके जीवन में टैलेंट इसका नाम है कि अपने विजन यानी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करें। जैसे पैसे के लिए आपको लगता ना, लेकिन हैप्पी लाइफ इससे नहीं बनेगी। मैंने बचपन से ही हमको लगता था कि हम बहुत पैसे वाले हो, सुखी हो, तो अपन क्या करें? गलत रास्ते पर चले जाए, एनी हाउ पैसा कमाए, क्योंकि अपने को पैसे वाले को सुखी माना है ना। एनी हाउ पैसे कमाएंगे। मैंने टैलेंट का दूसरा लक्षण अभी बताते आपको कि भौतिकवाद के अंदर पैसे में, धन में, बंगला, गाड़ी, गैजेट्स, ये सब में सुख खोजते हैं। माने उससे अपन समृद्धि मानते हैं, उससे अपन प्रॉस्पेरिटी मानते हैं, लेकिन वहां पर सुख नहीं है। मैंने जो दूसरा लक्षण बता रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी की तरफ
माने हमने प्रॉपर्टी की तरफ नहीं बढ़ता, वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाता है। ये अगर अपने अंदर होता है तो आप सबको लगता होगा कि खूब पैसा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, बहुत पैसा होगा तो समाज में इज्जत होगी। माने हमारी प्राचीन कहानी बहुत बड़ी शिक्षा है। माने छोटी कहानी हो, आप जल्दी पढ़कर निकल जाते हो, उसकी अब थोड़ी सी देर बाद कहानी बताएंगे आपको। माने अपने पास प्रॉपर्टी बहुत है लेकिन प्रॉस्पेरिटी खत्म हो रही है। माने आप जितने भी जैनी भाई हो, अपने पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है अपन ने, तो अपने को भोजन पानी की कोई कमी नहीं होना है, इतना तो पुण्य सब लेकर के आए। अब उतना माने श्रीमद राजचंद्र जी तो कहते हैं, छाछ और रोटी खाने की व्यवस्था हो तो आगे का मत देख, तो अपने आत्मा का कल्याण कर, क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं। देखो, एक 10 लक्षण चले गए, दूसरे आने वाले हैं। अब पहले 10 लक्षण में जो थे वो अब नहीं है, अब अगला लक्षण जो आ रहा है उसमें पता नहीं किसका नंबर लग जाए। इससे पहले हम अपना आत्मा का कल्याण कर लेंगे तो काम होगा। ये है टैलेंट। हम अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये टैलेंट नहीं है। मैंने हमारे पास बहुत ऐसा लगता है, मैंने टैलेंट की एक विशेषता है कि वो निर्णय करने की क्षमता बढ़ाता है। क्या करता है टैलेंट? निर्णय करने की क्षमता। मैंने प्रॉपर्टी आपको इमोशनल बनाएगी, लेकिन टैलेंट आपको इमोशनल नहीं बनाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाएगा। मैंने आप जैसे कहो कि 10 लाख का जॉब छोड़कर आप 5 लाख का जॉब करने तैयार हो, जैसे मैं आपको बताऊंगा। सदाशिव दास जी का नाम सबने सुना है? सदाशिव दास जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? रत्नकरण शावकाचार्य जी की जो टीका लिखी है उनका नाम है सदाशिव दास जी। उनका कई सालों से पगार नहीं बढ़ा था। क्या कह रहे? कई सालों से पगार नहीं बढ़ा था। राजा को पता चला कि भाई इनका पगार नहीं बढ़ा है, बढ़ाओ। तो उनको राजा ने बोला कि भाई इनकी पगार बढ़ाओ, सबकी बढ़ती है वैसे इनकी भी बढ़ाओ, ध्यान नहीं दिया अपन ने, तो एक काम करो इनकी पगार 4 गुना कर दो। तो वो सदाशिव दास जी क्या बोले कि भाई हमको ज्यादा पगार नहीं चाहिए, उतने में हमारा काम चल जाता है। आप तो एक काम करो, जो हमारी 8 घंटे की जॉब है उसको 4 घंटे की कर लो, जिससे हम ये रत्नकरण शावकाचार्य की टीका लिख सके और अपना स्वाध्याय आराधना कर सके हम, और हमको इतने में चल जाता है। सोचो कि ये उन्होंने कहा। अपने को क्या लगता है, अरे 4 गुना पगार दे रहे थे तो लेना चाहिए ना, लेकिन स्वाध्याय आदि में उपयोग लगाने के लिए उन्होंने आधी टाइम कर दी। ये टैलेंट है। अपन तो ओवर टाइम भी करने तैयार है कि नहीं नहीं नहीं, ओवर टाइम में पैसा मिल रहा है, लेकिन भैया मनुष्य भाव जा रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसको टैलेंटेड हम नहीं कहते। टैलेंट इसका नाम है कि वो इन सब से हट करके अपने लिए समय निकाले। अगर आपको जिसकी नई नई शादी हुई हो, 10 लाख का पैकेज उसको मिल रहा हो, और वो कहे कि नहीं 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 अब शादी हो रही है तो परिवार को बच्चों को समय देना चाहिए, मैं 5 लाख की करूंगा, तो ससुराल वाले तक के फोन आएंगे कि क्या हुआ लाला जी, क्या हुआ? ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलता है। आप तो अभी नई नई उम्र है तो अपने को कमाना चाहिए, 10 लाख का पैकेज करना चाहिए। अब आप समझो, क्या समझो कि वो ऐसा कहे कि मैं आपकी बेटी को फिर टाइम नहीं दे पाऊंगा, 18 घंटे की जॉब करूंगा, फिर सोऊंगा, आराम करूंगा और सब काम कब करूंगा? 18 घंटे की जॉब होगी तो टाइम नहीं दे पाऊंगा, फिर बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगा, और जब आप गेस्ट बन करके हमारे घर पर आओगे तो हम आपको भी टाइम नहीं दे पाएंगे। हम कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है। अब बताओ क्या करोगे? जब आपको अपने माने एक घर में रहने वाले भी क्या करते हैं, फेसबुक पर बातें करते हैं। तो एक बार एक मैसेज ऐसा आया कि कब तक फेसबुक पर बात करोगे, फेस टू फेस कब करोगे? माने किसी को घर में भी समय नहीं है, एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं है। तो बताओ ऐसे टैलेंट को हम टैलेंट कहेंगे दुनिया में, जिसे हम टैलेंट कहते हैं? माने टैलेंट आपको हाइपर होने नहीं देता। क्या कह रहे हैं? टैलेंट आपको हाइपर होने नहीं देता। हाइपर मतलब जरा जरा सी बात पर आप चिढ़ जाते हो, जरा जरा सी बात पर आपको गुस्सा आ जाता है। माने बच्चे पूछते पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, जब देखो तब पूछता रहता है, चुपचाप बैठ। पर आप जरा जरा सी बात पर हाइपर हो जाते हो, ये टैलेंट नहीं है। बच्चे को समझाने माने आप समझाने की जो एक होती है ना, बच्चे समझदार होते हैं और समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो उनको आप समझा, कन्विंसिंग पावर आप बढ़ाइए, समझाने की क्षमता बढ़ाइए। आप मार करके पीट करके बच्चों को समझाने की कोशिश करते हो, ये टैलेंट नहीं है। समझाने समझाने से वो समझ जाएगा, ये टैलेंट है। और आपको बताता हूं कि जैसे आप बच्चों को पढ़ाते तो बहुत हो, लेकिन किस दिशा में पढ़ा रहे हो, और बच्चे भी आप सोचिए कि आप किस दिशा में कैसा पढ़ रहे हो। वो पढ़ना वास्तव में कैसा है पढ़ना, वो भी आपको विचार करने लायक है, क्योंकि उससे डिप्रेशन बढ़ता है। याद करना है, याद करना है, याद करना, तो कितना याद करना है, कैसे करना है, तो आप पूरा उसका समझिए कि किस तरह से याद होता है। ये मैं कभी शिक्षा के ऊपर लेक्चर दूंगा तो आपको उसमें बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे शिक्षा की जाती है, तो आप समझना। और भी आपको मैं बताता हूं कि पेशेंस नहीं होता। जिसके पास टैलेंट होता है उसके अंदर पेशेंस होता है। पेशेंस मतलब क्या होता है पता है? धैर्य। हर परिस्थिति के अंदर धैर्य होना ये बड़ी बात है,
क्योंकि टैलेंटेड वही है जो हर परिस्थिति में धैर्य रखे, शांति रखे। माने अपन डेप्थ में जाकर के विचार करें, जो डेप्थ में जो जीव जाते हैं, विचार करते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं, वो वास्तव में सफल होते हैं। यदि हमको भी सफल होना है तो क्या करें कि सफल होना है तो एनालिटिकल नेचर रखें, फेस रीडिंग कहते हैं जिसे हम ह्यूमन एनालिसिस कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। ये टैलेंट हमें भगवान बनाएगा। क्या कह रहे हैं? ये टैलेंट हमें भगवान बनाएगा। माने अपन टैलेंट के नाम पर, अपने पास बहुत टैलेंट ऐसा लगता है ना बच्चों, तो आप लोग अंधानुकरण करते हो। क्या करते हो? अंधानुकरण, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? अंधानुकरण को क्या कहते हैं? कि अपन अंधानुकरण करते हैं, जिसको अपन कहते हैं ब्लाइंड फॉलोवर। तो यहाँ पर कह रहे हैं डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोवर। अब ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बने, तो ब्लाइंड फॉलोवर बनते हैं। यहाँ पर किसी का शायद माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर दीजिए। तो अंधानुकरण माने अपन क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? कि जो भी दिखता है। अब जैसे किसी हीरो ने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई, बीच के पूरे बाल उड़ा दिए, तो हमने भी उड़ा दिए। धोनी ने पूरे बाल उड़ा दिए, तो हमने भी उड़ा दिए। किसी ने ऐसी दाढ़ी बना दी, हमने भी बना दी। भाई क्यों बनाना है? ऐसा क्यों करना है? कपड़ों के मामले में कोई फटी जींस हीरो ने पहन ली, तो हम भी फटी जींस पहनने लगे कि भाई तुम्हारे घर में पैसे नहीं है, धन नहीं है, इतनी दरिद्रता आ गई कि तुमको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। और महिलाओं का तो कहना ही और है, जानबूझकर ऐसे कपड़े खरीदेंगे फटे पुराने। माने ये आप दरिद्रता को निमंत्रण दे रहे हो। माने जिन गरीब, आप भीख मांगते हुए भिखारियों को देखते हो, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। अब सोचो आपके पास ऐसा हो तो क्या हो, जब फटे हुए कपड़े वास्तव में वैसी दशा हो तो। माने करोड़पति होकर के भिखारी बन रहे हैं, ये दरिद्रता नहीं है तो और क्या है? तो ये ब्लाइंड फॉलोवर होते हैं। चाहे किसी के मामले में भी आप देख लो, आप महंगे साबुन खरीदते हो, एलोपैथी दवाइयां कहो, महंगे क्रीम कह दो, जितनी भी चीजें, कपड़े वपड़े, क्योंकि जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। अब जीन्स है, वो कौन सी ऋतु में पहनोगे, क्या करोगे? माने वो स्वास्थ्य के लिए कितना खराब होता है जीन्स वगैरह, आप देखते हो। तो टैलेंटेड वो होता है कि जो हर परिस्थिति के अंदर अंधानुकरण ना करे, ब्लाइंड फॉलोवर ना बने। माने टैलेंट हर व्यक्ति के अंदर है, आपको बस उस टैलेंट को पहचानना है। तो धैर्य की अपन बात कर रहे थे कि पेशेंस क्या होता है, कि एक पेशेंस अपने को समझने की जरूरत है कि इस पेशेंस के बल पर होता क्या। माने अपन कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तब अपने को ये समझ में आएगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में क्या होता है, सुविधाएं बहुत होती है। ऑफिस में बैठ करके जो काम करते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमको बहुत बड़ा सक्सेसफुल बनना है। कैसे कैसे सक्सेसफुल बनेंगे? कि वहां पर भी टैलेंट नहीं होगा, निर्णयात्मक क्षमता नहीं होगी, तो आप टैलेंटेड नहीं बन पाओगे। और ये पेशेंस जो हम कह रहे थे, इस पेशेंस की थोड़ी सी अंतिम में अपन चर्चा करेंगे, समय भी अपना होने आया है। माने पेशेंस क्या होता है कि टैलेंट आपको प्रॉब्लम के काल में धैर्य विकसित कराता है। धैर्य समझते हो? धैर्य, धैर्य विकसित कराता है। माने पेशेंस की कमी ही आपका दुख है। माने आप जो जल्दी हाइपर हो जाते हो, जल्दी से कोई प्रतिक्रिया दे देते हो, ये धैर्य नहीं रखते हो। माने जो अपने मम्मी पापा पर हाइपर हो जाता है, जो बहू सास के ऊपर हाइपर हो जाती है, जो लड़का अपनी पत्नी, माने जो पति होता है पत्नी पर हाइपर हो जाता है, उसकी क्या कहे। माने किसी की शादी होने वाली हो और लड़का पता चले गुस्सेल है, तो बताओ क्या करोगे? पर है करोड़पति, लेकिन लड़के का स्वभाव थोड़ा सा नेचर ऐसा है, बताओ क्या करोगे? शादी करोगे अपनी लड़की की? बहुत गुस्सा आता है, तेज गुस्सा आता है, सामान फेंक देगा, ये कर देगा, वो करेगा, बताओ शादी कराओगे? कि भाई शादी भी करनी हो तो चार चीजें देखनी चाहिए। क्या चार चीजें देखनी चाहिए? टेम्परेचर, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो अपने जिनागम में कहेगा ना, चार कषाय। अपन पैसा देखते हैं, बंगला देखते हैं, गाड़ी देखते हैं और सब चीजें, जॉब देखते हैं, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ को कोई देखता नहीं, क्योंकि आपको पैसे के साथ रोज नहीं रहना है, बंगले के साथ रोज नहीं रहना है, सारी चीजें होगी, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो, बात बात पे गुस्सा करता हो, तू तड़ाक करता हो, माने रिस्पेक्ट नहीं करता हो, वैसे व्यक्ति के साथ कैसे रह पाओगे? रहना तो उसके साथ है ना, जिसको हम प्रॉपर्टी समझते हैं कि प्रॉपर्टी के बल पर रह जाएंगे, बहुत पैसा है तो रह जाएंगे, तो इसके बल पर नहीं रह सकते। मैंने जो पेशेंस लूज होने का कारण होता है वो क्या होता है कि पेशेंस, धैर्य नहीं रखते, अपन समझते नहीं है। यदि आप बच्चों को भी मैं बताऊं, यदि आप पेशेंस रखना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी सीरियल है, बहुत सालों पहले आई थी, जिसका नाम है पेशवा बाजीराव। अभी आपको तो सामान्य लगती होगी भाई ऐसी सीरियल तो बहुत है, लेकिन उसमें बहुत सीखने वाली बातें, मैंने तो एक एक एपिसोड के, मैंने काफी साल हो गए, उसके अंदर मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें क्या क्या बातें अच्छी अच्छी आई है, बच्चों के लिए बहुत सीखने वाली बातें उसके अंदर, पेरेंटिंग की चर्चा भी उसके अंदर बहुत है, बहुत ही अच्छी चीज उसके अंदर बताई है। तो वो भी आपको उस पेशवा बाजीराव सीरियल के अंदर, आप कोई भी चीज देखे तो सीखने का भाव रखें कि उसमें से हमको क्या नॉलेज मिल सकता है, क्या सीख सकते हैं, उसमें भी गुण आप सीख सकते हैं।
ऐसे अभी बहुत चर्चा अपनी हो गई है, कुछ पॉइंट शेष लेकर के, क्योंकि विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन अभी ज्यादा समय है नहीं। दुनिया देखा जाए तो जिसको टैलेंट मानती है वो वास्तव में टैलेंट नहीं है। हालांकि टैलेंट पे ज्यादा चर्चा अपनी हो गई, लेकिन अभी थोड़ी सी अंतिम में प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी की भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी अपने पास समय भी है तो उसकी बात करते हैं। प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, क्या नाम है? प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। शुरू में हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी मीन संपत्ति और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धता। तो ये क्या चीज है, कैसे देखते हैं? माने 99% लोग संपत्ति के पीछे भागते, मनी के पीछे भागते। अब बताओ क्या होता है संपत्ति के पीछे भागने पर? क्या होता है कि संपत्ति के पीछे भागने, जिसको अपन कहते हैं सुख सुख बोलते ना, वो क्या बोलते हैं, अभी लाइन भी क्लियर नहीं हो रही। सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। माने ये चीज सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन सुख दूर जा रहा है। जहां वो सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है वहां सुख नहीं है। माने मैं आपको बताऊं 99% जो लोग हैं संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं और सबको लगता है संपत्ति ही पावर है। माने जिनके पास है उसको सब सैल्यूट करते हैं। माने साधन अर्थात सुविधा, ना कि प्रसन्नता। माने संपत्ति से साधन मिल सकता है, संपत्ति जो होती है उससे साधन मिल सकता है, बंगला गाड़ी, आपको बिस्तर मिल सकता है। आपने सुना होगा पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन अभी मैं आपको अंत में एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी को थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए भी मेरे को 1-2 घंटे चाहिए कम से कम। तो अब मैं थोड़ा सा इसके एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक नगर के अंदर एक कुम्हार था। थोड़ी सी बच्चों के लिए कहानी अच्छी लगती है, बच्चों को कहानी अच्छी लगती है ना। एक नगर के अंदर कुम्हार था। अब वो कुम्हार क्या करता था, मटके बनाता था और मटके से जो भी पैसा मिलता था उसके उसकी आजीविका चलती थी। लेकिन वो क्या करता था, ईर्ष्या करता था, बड़े बड़े पैसे वाले थे कि भगवान ने हमको ऐसा क्यों बनाया, हम कितने गरीब हैं, हम छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। ऐसा आपको भी लग सकता है कि भाई हमारे पास कम है, दूसरे के पास ज्यादा है, तो ऐसा आपको भी लग सकता है। तो उसको भी ऐसा लग रहा था मेरे पास कम है। एक बार उस कुम्हार को एक साधु बाबा मिले और साधु बाबा से उसने कहा कि साधु बाबा मेरे पास बहुत धन की कमी है, मैं मटके बेचता हूँ, ऐसा करता हूँ, सब उसने बताया। तो साधु बाबा ने कहा कि एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का तुम जाप करो। तो मंत्र का तुम जाप करोगे तो तुम्हें देवी प्रसन्न हो जाएगी। हमने मत की ऐसी कहानियां कपोल चलती है, लेकिन अपने को तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें मोरल क्या है वो देखना है। तो उसने फिर देवी की ऐसी साधना करना शुरू कर दी और साधना करने के बाद क्या हुआ कि वहां पर एक देवी प्रकट हो गई। अब देवी प्रकट हुई तो देवी ने आशीर्वाद दिया कि भाई बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुमसे प्रसन्न हुई। अब प्रसन्न हुई तो उसने कहा कि भाई मैं बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बनना चाहूँ, मेरे पास बहुत धन होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। बोले तुम क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस भी वस्तु को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। क्या कहा? मैं जिस भी व्यक्ति वस्तु को हाथ लगाओ तो क्या हो जाए कि वो सोना बन जाए। कि बोल दिया तथास्तु, तुम जिसको भी हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगा। तो क्या ठीक है। अब उसने सोचा घर जाते समय एक बार ट्राई तो करूं कि सोना बनता है कि नहीं बनता। तो रास्ते में वहां पर एक बड़ा एलिफेंट जा रहा था, तो उस एलिफेंट को उसने टच किया। तो एलिफेंट को टच किया, वैसे ही वो सोना बन गया एलिफेंट। अब उसने सोचा ये तो सच में सोना बन जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर रास्ते में जाते जाते उसने पेड़ को छुआ तो पेड़ भी सोना बन गया। फिर तो वो खुशी के मारे ऐसे घर गया और पत्नी को जाकर के बोला कि आज तो मैंने मंत्र की साधना करी और इतने दिनों बाद मेरे को देवी प्रकट हुई और मेरे को ऐसी इच्छा उन्होंने पूरी करी कि जिसको हाथ लगाओ वो सोना बन जाए। पत्नी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले मैं करके बताता हूँ। बोले ये मटके रखे, उसके सोने के मटके बनाओ। तो उसने कहा ये लो, तो सोने के मटके बन गए। अब बताओ, अब वो व्यक्ति जो कुमार है वो खुश हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बोलो, खुश हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि हाँ सब चीजें सोने की बन गई। अब तो सोने को बेचो, आजकल सोने का भाव क्या चल रहा है सबको पता होगा। अब सोने को बेचोगे तो कितना आएगा, जिसको भी हाथ लगाए इतना सोना बिकेगा तो इतना पैसा मिलेगा। अब आप लोग भी होते तो क्या करते हैं? ये बढ़िया कला है। अब ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताऊं, टैलेंट की कमी, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था उसके पास। धन धन का लोभ था ना कि मैं बहुत धन कमाऊं, दुनिया में पूरे गांव के अंदर धनी बन जाऊं। तो उस समय वो निर्णय नहीं कर पाया। अब निर्णय नहीं कर पाया, समझ में आई बात आपको? डिसीजन मेकिंग, ये मैं आपको लास्ट में अंतिम सार आत्मानुभव तक लेके जाऊंगा, क्योंकि अपना तो वही श्रेय मतलब ध्येय है। तो निर्णय नहीं कर पाया ना उस टाइम पे। उसने कहा जल्दी बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो उसने बोल दिया कि भाई मेरे को ऐसी विद्या दे दो कि जिसको हाथ लगाओ वो सोना बन जाए। तो ठीक है दे दिया। अब देने के बाद देखो सब सोना बन रहा है, सब सोना बन रहा है। पत्नी ने कहा जब से आए हो तब सोना बना रहे हो, सोना बना रहे हो, कुछ भोजन तो कर लो। ठीक है लेके आओ क्या बनाया है।
अब रोटी लेकर के आई, पानी लेकर के आई, जो भी बना था लेकर के आए। अब जैसे ही उसने रोटी को टच किया, क्या हुआ? रोटी भी सोना बन गई। मैंने अपने को तो कहानी लगती है, बच्चे कहानी देख करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी शिक्षा छुपी हुई है। एक तो पहले टैलेंट भी था निर्णय करने का कि कब क्या करना चाहिए। दूसरी बात कि अब उसने पैसे में जो सुख खोजा था कि पैसे से ही धनवान होते हैं, पैसे से ही सुख मिलता है, तो अब पैसे से सुख यदि मिलता है, सोना चांदी से सुख मिलता है, तो एक काम करो, अब तुमने टच किया रोटी को, वो सोने की बन गई, अब खाओ सोने की रोटी को खाओ। पानी को टच किया, पानी सोना बन गया, ग्लास सोना बन गया, अब पानी को पियो, ग्लास को करो कि अब वो सोचने लगा अब क्या करूं, अब क्या करूं। और उतने में उसका एक छोटा बच्चा भी आया। अब छोटा बच्चा आया तो छोटे बच्चे ने देखा, अरे पापा आपने पूरा सुनहरा घर कर दिया, इतना अच्छा घर कर लिया, घर को भी टच किया था पहले तो घर भी सोने का बन गया। अब बच्चा आया कि पापा, और पापा पापा करके वो बच्चा भी उनको टच कर गया तो बच्चा भी सोने का हो गया। अब बताओ क्या करें? अब जिस प्रॉपर्टी के पीछे वो सुख मान रहा था, जो प्रॉपर्टी की बात अपन कर रहे थे, जिसमें वो सुख मान रहा था धन के अंदर, अब बताओ ये धन किस काम का? अब बच्चा सोने का हो गया, अब क्या करोगे बच्चे का? माने ये हम मोरल ऑफ द स्टोरी समझते नहीं है। जिस धन वैभव के पीछे हम भाग रहे हैं, जिसमें सुख मान रहे हैं, अब आपको कोरोना हो गया, क्वारंटाइन में बैठे हो, अब बताओ कौन सा धन काम आएगा? अल्टीमेटली आपको 6 डाला की लाइन काम आएगी, धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप लए फिर अचल रहा, ये काम आएगा आपको। समझ रही बात? अब फिर क्या करे कि अब तो वो परेशान हो गया कि बच्चा भी ऐसा हो गया, ये भी हो गया। फिर से वो गया और फिर से देवी को प्रार्थना करी कि भाई हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होगी। बोले तुमको चाहिए था, तुमने मांगा कि सोना चाहिए, जिसको भी टच करो तो सोना हो जाए, कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरे को पहले जैसी लाइफ थी, मैं पत्नी के साथ चर्चा करता था, स्वाध्याय करता था, साथ में हम पूजन करते थे, चैतन्य धाम की ऑनलाइन ये सब कार्यक्रम में बैठते थे। अब अभी की भाषा में बोल रहे हैं, ये सब करते थे वो अच्छा था, ये सोने के पीछे हम लग गए कि जिसको भी हाथ लगाए सोना हो जाए, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको तो बढ़िया सवेरे भगवान की पूजन होती है, चैतन्य धाम के ऑनलाइन के कार्यक्रम में प्रवचन होता है, विद्वानों का लाभ मिलता है, वैसा चाहिए, क्योंकि उससे सुख और शांति का मार्ग पता चलता है, आत्मानुभव कैसे होए उसकी विधि पता चलती है। उसने कहा कि ठीक है एक काम करो, फिर से तुम वो करो, और उसने ये किया और फिर से उसका ये दुख दूर हुआ। ये तो एक कहानी है लौकिक को समझाने के लिए, लौकिक जीवों को समझाने के लिए ऐसी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों को मोरल दिया जाता है कि बच्चों पैसों के पीछे, धन के पीछे, इसके पीछे मत भागो। आपके अंदर ये निर्णयात्मक क्षमता यदि होगी, आपके अंदर यदि, माने जिसको कहते हैं ना प्रॉपर्टी समृद्धि, क्या होती है कि समृद्धि ये होती है कि आप अज्ञानी ना रहे, ज्ञान आपका प्रकट हो जाए, तो ज्ञान से समृद्ध हो जाओगे। टैलेंट इसका नाम है कि हर परिस्थिति के अंदर आप भेद विज्ञान कर सको। मैं आपको बताऊं, सीता जी जंगल के अंदर ऐसी विकट परिस्थिति में थे, लेकिन टैलेंटेड थे। टैलेंटेड क्यों थे? दुखी नहीं हुए, उस परिस्थिति के अंदर भी भेद विज्ञान रूपी टैलेंट था उनके पास, एक भी व्यक्ति दुखी नहीं हुए। मैं आपको बताऊं, एक अंतिम दृष्टांत ले लूंगा, हालांकि अपना लेट ही शुरू हुआ था। एक अंतिम दृष्टांत बहुत ही सुंदर, थोड़ा तात्विक लोगों को भी अच्छा लगेगा इस टैलेंट के अंदर, नहीं तो लोगों को लगेगा सब लौकिक लौकिक बता रहे, लेकिन ये भी जरूरी है कभी कभी ये चीजें भी हमें बहुत, क्योंकि लौकिक भी है तो जीवन जीना है कि नहीं जीना है, तो जीवन जीना है तो ये चीजों की भी जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपन पैसे के पीछे भागोगे, इतना सब कुछ करोगे प्रॉपर्टी के पीछे, तो आप सम्यक दर्शन कब करोगे? कब आत्मानुभव करके मोक्ष जाने का उपाय करोगे? तो समझो एक अंतिम बात कि जैसे रामचंद्र जी का 51 ज्योतिषों ने बता दिया था कि राज तिलक होगा, अब हुआ क्या? न जाने जानकी नाथे सवारे सुथवानु छे। अब हुआ क्या वहां पर कि हुआ ये कि सवेरे पता चला कि भाई रामचंद्र जी का राज तिलक नहीं होना है, अब तो किसका होना है? भरत का राज तिलक होना है। अब मैं आपको बताऊं, रामचंद्र जी सीता जी दोनों ने तैयारी की होगी कि नहीं तैयारी की होगी? जैसे आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन में तो क्या पता तैयारी करते हो कि नहीं करते, लेकिन विधान में जाना है, प्रवचन में जाना है, पंच कल्याणक में जाना है, तो माता बहनें बहुत तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? मांडना सजाना, ये सजाना नहीं, कौन सी साड़ी पहनेंगे, उसका क्या मैचिंग होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, बाजार से खरीदने भी जाते तो घंटों लगाते। ठीक है, अब घंटों लगा करके आपने साड़ी ऑर्नामेंट सब खरीद लिए, सब कुछ कर लिया। ऐसे आपको शादी में भी जाना है समझो, अब शादी में जाने के लिए आपने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स और इस तरह की चीजें खरीद ली, कपड़े खरीद लिए, और पूरा ड्रेसिंग टेबल पर आपने रात को तैयार रखा है, पूरा तैयार रखा है। अब प्रातः काल आपको पता चला, क्या पता चला कि भाई
सवेरे सवेरे सासू माँ नहाने के लिए बाथरूम में गए और फिर क्या हुआ, उनका पाँव फिसल गया और फ्रैक्चर आ गया। अब आपका जो शादी में जाना था, कहीं पर भी पार्टी में जाना था, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, सासू माँ को गिरना था तो आज ही गिरना था। ऐसे भी कोई लोग होते हैं, अब नहीं हो तो अच्छी बात है, उनको गिरना था तो आज ही गिरना था, आज इतना प्रोग्राम में जाना था, ये करना था, ढंग से रह नहीं सकते ये नहीं। अब आप देखो, अब आप दुखी हो रहे हो उस परिस्थिति के अंदर, इसका मतलब आपके पास टैलेंट नहीं है। रामचंद्र जी, सीता जी ने भी तैयारी की होगी कि नहीं की होगी। सीता जी ने रामचंद्र जी से जब उनके ड्रेसिंग टेबल पर, क्योंकि महिलाओं की तो एक ही रीति होती है, चाहे सीता जी हो कि कोई भी हो, वो उन्होंने अपने पति से, रामचंद्र जी से पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा कि आज मैं 9 लखा हार पहनूं कि चंद्रलखा हार पहनूं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि सिंहासन पर वो भी विराजमान होंगे, सीता जी भी उनके साथ, तो कौन सा हार पहनूं, तो उन्होंने ये भी पूछा होगा लाल वाली साड़ी पहनूं कि पीली वाली साड़ी पहनूं, ऐसा उन्होंने भी पूछा होगा, तो उन्होंने भी बताया होगा। पूरा ड्रेसिंग टेबल पर सब कुछ तैयार था उनका भी, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब रामचंद्र जी या सीता जी दुखी हुए कि नहीं हुए, कि बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, कि वो टैलेंटेड थे, वो जानते थे जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। हम दुखी क्यों हो जाते, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो भी चाहते हो पहले से समझो, आपको लगे कि ये मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यदि वो नहीं हो पाए, अगर आप दुखी हो रहे हो, वो अचीव नहीं हो पाने पर आप दुखी हो रहे हो, इसका मतलब आप टैलेंटेड नहीं हो। इन महात्मा से, इन महापुरुषों से, सतियों से टैलेंट की कला सीखो कि विकट परिस्थिति के अंदर भी वो दुखी नहीं हुए, आकुलित नहीं हुए किसी को। देखो, और मैं आपको थोड़ी सी तात्विक बात बताऊं इस टैलेंट के अंदर ही, पर को दोष देना ये टैलेंट नहीं है, अपना दोष स्वीकार करना ये टैलेंट है, और पर को दोष देना ये जिनागम में भी अनीति कहा है, ये टैलेंट नहीं है। समझ में आई बात। तो ऐसे हम टैलेंटेड यदि बनना चाहते हैं, तो टैलेंटेड व्यक्ति ही क्या करता है, प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं करता, उसके अपने आप प्रॉपर्टी बन जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी, जो अनादि से है। बच्चों को पाठशाला में आज पढ़ाया होगा द्रव्य गुण पर्याय, अनादि से हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, अनंत गुणों की संपदा, कि उस अनंत गुणों की संपदा का जो लक्ष्य करता है, अनुभव करता है, उसको प्रॉपर्टी कैसी होती है, पर्याय में प्रकट हो जाती है, और वो अनंत काल के लिए समृद्ध हो जाता है। वास्तव में असली टैलेंट तो वो है, आत्मज्ञान ही टैलेंट है, आत्मा का अनुभव करना ये असली टैलेंट है। और फिर उस आत्मा के अनुभव के द्वारा आपको अनंत काल तक अनंत सुख का वैभव मिलेगा, अनंत शांति मिलेगी। यही प्रॉपर्टी और प्रॉस्पर्टी है। ये अपन ने आज थोड़ी सी चर्चा टैलेंट, प्रॉपर्टी और प्रॉस्पर्टी पर की है। इस पर आप विचार करना, क्योंकि है विषय बहुत लंबा विस्तृत, हमने तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बिंदु यहाँ पर टच किए हैं, बाकी आप और समझदार हो, विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी निखिल जी शास्त्री, भाईंदर मुंबई, जो कि अभी देवलाली में आत्म साधना के लिए वहां पहुंचे हैं और वहां से निरंतर तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार वहां से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विषय था जिनका, कि हमारा वास्तव में सच्चा ज्ञान कौन सा है, सच्चे ज्ञान के साथ साथ हमारा सच्चा वैभव कौन सा है, और साथ साथ में हम समृद्धि, जो कहते हैं कि हमारी समृद्धि हुई है ना, कि पढ़ते भी हमेशा वो सुख सदा ही त्याज्य है पश्चात जिसके दुख भरा। वो सुख सुख कैसे हो सकता है जिसके बाद दुख की घड़ी आ जाए। अर्थात इन तीनों विषयों का यदि एक सुंदर अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ एक ही हो सकता है कि हमें उस सुख तक पहुंचना है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भंवर में टिके रहना, किंतु चलना उस पथ पर जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं।